हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए नया चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या फेज एंगल होता है। तो सबसे पहले तो हमें यह पढ़ना है कि इस चैप्टर में आखिर हमको पढ़ना क्या है और किस बारे में पढ़ाई पढ़नी है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। और दूसरी चीज़ हम ये भी जानेंगे कि इस चैप्टर से हमें किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं, जिससे हमारी एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अभी बीच में हम आपको ये भी बताते रहेंगे हमारे एग्जाम में अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड प्रॉब्लम किस तरह आएंगे। जैसा कि इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में क्या पढ़ा है, आइए देखते हैं। तो हमने वहां पे पढ़ा था कि अगर किसी क्लोज कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख के रोटेट किया जाए, क्या किया जाए, रोटेट किया जाए, तो उसके फ्लक्स में चेंजिंग होगा कंटिन्यूअसली, और उस फ्लक्स चेंजिंग के कारण कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जिस ईएमएफ के कारण उसमें करंट बहना स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि व्हेन एनी क्लोज कॉइल rotate rapidly in a magnetic field, then change its magnetic flux continuously and induced EMF and flow the current on it the coil। फिर से एक बार सुन लीजिए। When a closed coil rotate rapidly in a magnetic field, then change its magnetic flux continuously, समझ रहे हैं, then induce the EMF and start the flowing current इन इट सर्किट। तो आपको समझ में आया होगा। तो बात यहाँ पे ये आती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग कैसे की जाए, है ना। तो चेंज हो रहा है, यानी कॉइल को रोटेट करा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, ऐसा है क्या, ये समझ में नहीं आया कुछ। तो आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले इसे समझाने के लिए हमारे पास ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक छोटा सा डायरी रखा है यहाँ पे, मैं उसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। हमने मान लिया कि ये एक हमने मान लिया कि एक ये रोटेशनल कॉइल है, ठीक है। इसको आपने वो सुना होगा हॉर्स शूज, घोड़े की नाल वाला मैग्नेट, यानी कि आपने देखा होगा घोड़े की नाल वाला मैग्नेट किस तरह वी शेप का होता है, इस तरह का वी शेप का। तो हमने माना कि एक वी शेप का मैग्नेटिक, देखिए घोड़े की नाल का चुंबक कुछ इस तरह होता है, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, ठीक है। हॉर्स शूज मैग्नेट, समझ रहे हैं, हॉर्स शूज मैग्नेट। तो इस तरह का हमने एक मैग्नेट लिया, समझ रहे हैं, ऐसे मैग्नेट लिया, इस तरह का मैग्नेट लिया, और मैग्नेट के बीच में हमने एक कॉइल रख दी। आप बताइए, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बहुत सारी मैग्नेटिक्स लाइन निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ पोल की ओर। अब बीच में हमने अपनी कॉइल लगा दी, सारी मैग्नेटिक्स लाइन सब इसके अंदर से जाके उधर निकल रही हैं। बताइए, मान लिया हमने 10 लाइनें इधर से निकल रही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन इधर से गुजर रही हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, 10 लाइन गुजर रही हैं। अब अगर हम कॉइल को रोटेट करा दें, सोचिएगा, कॉइल को रोटेट करा दिया, अब बताइए कितनी लाइनें गुजर रही होंगी। मान लिया कि 7 तो गुजर रहे होंगे, लेकिन दो इधर के दो क्या हो गए, फ्री हो गए, समझ रहे हैं, इधर की 2 फ्री हुई, मान लिया इधर की 1 फ्री हो गई, एक लाइन ऐसे चली गई, 2 लाइन ऐसे चली गई, 7 इसके अंदर से जा रही, यानी लाइन चेंज हुई, कॉइल की एरिया में पास होने वाली लाइन चेंज हुई, और लाइन चेंज हुई, और लाइन चेंज हुई। अब बताइए, मुश्किल से एक ही लाइन मुश्किल से जा रही होगी इसके अंदर से, बाकी लाइनें सब फ्री हैं, समझ रहे। और फिर हमने ऐसे किया, फिर लाइनें अंदर जाने लगी, इसके अंदर से गुजरने लगी, फिर जाने लगी, यानी कि इस प्रकार क्या हो रहा है, नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो कम ज़्यादा हो रही हैं कॉइल की एरिया में, यानी कि द पासिंग नंबर ऑफ लाइन जो होता है वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यानी कि उसकी लाइन की संख्या कम ज़्यादा जो हो रही है वही उसका चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। बात समझ में आई? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि जब हम इस कॉइल को रोटेट कराएंगे तो आपको जैसा हमने भी समझाया उसी तरह क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा और एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बात समझते हैं? तो उससे पहले हम जाने कि अब हमने मान लिया एक दूसरा फिगर बनाया, इस तरह का चित्र बनाया। अब इस फिगर में हम लोग क्या देखते हैं कि हमने मान लिया इस कॉइल को किसी तरीके से कुछ रोटेट कराया, मान लो ऐसे थी कॉइल, हमने थोड़ा रोटेट कराया, मान लो थीटा एंगल पे रोटेट हो गई कॉइल, हमारी थीटा एंगल पे रोटेट है। अब इस कंडीशन पे देखो, थीटा देखिए क्या,
ये बताइए आपने इससे पहले सर्कुलर मोशन पढ़ रखा होगा, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो वहां पे जो मोशन में जो वेलोसिटी ली जाती है वो क्या ली जाती थी, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि एंगल बनाते हुए वहां पे वेलोसिटी हम लोग क्या लेते थे, एंगुलर वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट, वैसे तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम लोग थीटा से व्यक्त करते हैं ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि कवर एंगल, यानी कि कोई बॉडी अगर रोटेट करती है यहाँ से, जैसे ये बॉडी यहाँ पे थी और रोटेट करने लगी, जब रोटेट करेगी या सर्कुलर पाथ पे चलेगी तो क्या होगी, इतना एंगल कवर करेगी। तो जो एंगल कवर करेगी वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, बात समझ रहे हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा, बात समझ रहे हैं। तो बटे में टाइम हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम। तो बताइए थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, थीटा इक्वल्स टू हमारा आएगा ओमेगा टी, थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, ओमेगा टी। तो ये हमें मिलेगा थीटा की वैल्यू, बात समझ रहे हैं। आप देखिए अगर ये कॉइल किसी हद मतलब कुछ एंगल पे घूम गई है और उस समय हमने क्या हुआ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ले ली। अब जिस एंगल पे घूमी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रही होगी, एंगल बना रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड cos थीटा लेके चलेंगे, बात समझा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो क्या हमने लिया, मान लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड इसकी ले ली, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा फाई बराबर क्या होता है, BA। अच्छा ये बताइए फाई बराबर BA फॉर्मूला आता है कहां से, ऐसी कोई डिफाइन भी नहीं निकलती है कि फाई बराबर BA फॉर्मूला बना दिया जाए। तो फाई बराबर BA फॉर्मूला इसलिए बनाया जाता है कि अगर मान लीजिए कि एक कोई कॉइल है, एक कोई कॉइल्स, ठीक है, इस कॉइल से इस कॉइल को क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया, या किसी भी तरीके से इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया, बात समझ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया गया। अब इसके अंदर से कितनी लाइनें गुजर रही हैं, एक मैग्नेट के अंदर रख दिया गया, ये मैग्नेटिक लाइंस इसके अंदर गुजर रही हैं, ठीक है, इधर की ओर आ रही हैं, अंदर की ओर, और ये इधर से निकल रही हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस इधर से निकल रही हैं, इधर से, बात समझ रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, अगर यहां पे एक मैग्नेट और रख दिया जाए जिसका नॉर्थ पोल इधर हो, तो क्या होगा, इसकी भी मैग्नेटिक लाइन घूम के जाना तो इधर ही जाती है, लेकिन इस मैग्नेट को इस कॉइल के इतने नजदीक ले आओ कि वो लाइन जो है इसके अंदर से गुजरने लगे। आप बताइए जब एक लाइन इसके अंदर से गुजरी तो मतलब मान लीजिए पहले 5 लाइनें थी, 4 लाइनें थी, अब कितनी लाइनें हो गई, 5, यानी कि मैग्नेट इस कॉइल के एरिया से जितनी लाइनें गुजरेंगी वही तो उसका फ्लक्स होगा। जब मैग्नेट इसके पास लाए तो इसकी भी लाइनें इसके अंदर से गुजरने लगी, नंबर ऑफ लाइन बढ़ गई, फ्लक्स चेंज हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड हमने बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो क्या बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, बात समझ रहे हैं। तो क्या बढ़ा, फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, फ्लक्स के, यानी कि जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओगे उतना फ्लक्स बढ़ता जाएगा, बात समझ रहे हैं। उसी तरह आप बताइए कि मैग्नेटिक, मान लीजिए एक मैग्नेट है, उसकी लाइंस जो है वो इतनी है, क्या कहते हैं, छोटा सा हमारा कॉइल है, एक कॉइल हमारा छोटा सा है, उसमें से क्या हुआ, बहुत सारी लाइनें निकल रही हैं, बहुत सारी लाइनें निकल रही हैं। तो देखिए इस कॉइल से हमारी कितनी लाइनें गुजर रही हैं, 2 लाइनें गुजर रही हैं। लेकिन अगर इस कॉइल का एरिया बढ़ा दिया जाए, यानी कि इस कॉइल को इतना बड़ा कर दिया जाए, तो कितनी लाइनें गुजरेंगी, अब तो सारी लाइनें गुजरने लगी इसके अंदर, यानी कि एरिया बढ़ाने पर भी लाइंस बढ़ गई, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस बढ़ गई इसके अंदर से गुजरने वाली, तो फ्लक्स बढ़ा, पासिंग नंबर ऑफ लाइन ही तो फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स इसका क्या होगा, बढ़ गया। तो यानी कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, और इन दोनों को हम लोग कॉम्बिनेट कर देते हैं, इसलिए हमारा आता है BA फॉर्मूला, बात समझ में आई। तो फिलहाल इसको हम हटाते हैं, यहाँ में इसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स लेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे वो एंगल के साथ लेंगे, यानी कि B cos थीटा, बात समझ रहे। और एरिया हम क्या लेंगे, A लेंगे, एरिया क्या लेंगे, A लेंगे, बात समझ में आई। थोड़ा सा इसको हम सही करके लिख लेते हैं, फाई बराबर BA cos थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा
टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। बात समझ रहे हैं? क्या है हमारे पास? बी ए कॉस ओमेगा टी। तो यानी कि हमने ये देखा बी ए कॉस ओमेगा टी। अब हमें क्या करना है? आपने फैराडेज के फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा। फैराडे के फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया था? फैराडे के फर्स्ट लॉ में यही तो बताया गया था कि यानी कि जो अगर हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ जो होगा, वो ईएमएफ जो ई होगा वो माइनस चेंज ऑफ रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगा, इक्वल में होगा। यानी कि अगर फाई का डी बाई डी टी आप कर दे, फाई का डी बाई डी टी कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा। समझ रहे? फाई ये लिखा है, इसका डी बाई डी टी किया तो क्या मिल रहा है? ई मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे फाई तो है हमारे पास, लेकिन इसका डी बाई डी टी नहीं। तो हम लोग क्या करें? इसका डी बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। कुछ बच्चों को जिसको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, आप उन वीडियो में देखें, आपको काफी मदद मिलेगी। और उसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करके और उसको बेल आइकन दबा के रखना पड़ेगा, ताकि जैसे ही हमारा इस प्रकार का कोई वीडियो आएगा आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो को देखकर उसे सीख सकते हैं। और सीखने से पहले आपको होमवर्क भी मिलेगा, मतलब कि पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा, जितना सिखाना चाहिए आपको फिजिक्स के लिए। सिखाने के बाद में फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा और दूसरे तीसरे दिन आपको उस होमवर्क की भी वीडियो बनेगी, जिसमें आप अपने दिए गए सवालों को मैच कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है? आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे? इसका डी बाई डी टी कर देंगे। यानी कि फाई का हमने क्या किया? डी बाई डी टी कर दिया। फाई का हमने क्या किया? डी बाई डी टी किया। अब बी ए तो कांस्टेंट है, बी ए से हमें कोई मतलब नहीं। डी ए बाई डी टी किसका करेगा? कॉस ओमेगा टी का। किसका करेगा? कॉस ओमेगा टी का। भाई यहां समझना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को कि यहाँ पे ओमेगा टी और डी टी इसका ही डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी कि कॉस ओमेगा टी और डी टी ये कांस्टेंट है। ठीक है? तो यानी कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग जिन लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता, और जिनको आता है उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है? तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि यानी डी बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी कॉस ए एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस ए एक्स का फॉर्मूला, ये ए जो है वो आगे आ जाएगा, और कॉस है तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स, माइनस साइन ए एक्स। बात समझ रहे हैं? तो यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ए साइन ए एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। हमने क्या किया? डी फाई, ये यहाँ पे निगेटिव भी तो होना चाहिए ना, निगेटिव होगा कैसे आएगा देखते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पे बी ए तो बी ए ही रहेगा। अब बताइए यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास क्या है? ओमेगा है ना, तो ओमेगा को हम लोग आगे ले लेंगे। ओमेगा आगे ले लिया, और यहाँ पे क्या आएगा? कॉस का क्या हो जाएगा? साइन माइनस साइन ओमेगा टी। इसी तरह हो रहा है एकदम सेम, समझ रहे हैं? एकदम सेम इसी तरह हो रहा है ना। तो देखिए अब ये माइनस हम लोग कहाँ ले लेंगे? ये माइनस हम लोग आगे ले लेंगे। डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू बी ए कॉस बी ए ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। बात समझ रहे हैं? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? इस माइनस को इधर कर देंगे। माइनस डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बात समझ रहे हैं? आप देखिए ये बताइए माइनस डी फाई बाई डी टी, क्या ये बाइटर बन गया कि नहीं बन गया? यही तो बताया था फैराडे ने। ये बन गया तो ये क्या बनेगा हमारा? ई बन जाएगा। तो इसको हम लोग ई ले लेते हैं, ई। बात समझे? कहां से? यहां से। अब हमने क्या किया? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमारा क्या आया? एक ईएमएफ आया। अब बताइए जिस अल्टरनेटिंग करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए ईएमएफ हमने निकाला, उसमें साइन नजर आया। तो यानी कि अल्टरनेटिंग करंट साइन के ग्राफ की तरह चलती है, समझ रहे हैं? और साइन का ग्राफ हमारा किस तरह चलता है? साइन का ग्राफ हमारा चलता है इस तरह, साइन का ग्राफ हमारा चलता है इस तरह। बात समझ रहे हैं? यानी कि यहां से चलना स्टार्ट होता है, 90 पहुंचता है,
पाई पहुंचता है, पाई, ठीक है। फिर क्या होगा, ये हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं, पता है क्या, पाई बाई 2, 2 पाई दो 90 चल गया, यहाँ पे 3 90 चल गया, यहाँ पे 4 90 चल गया, है ना। एक बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90, 4 बार 90, 90 90 80 चलता जा रहा है। तो इसी तरह हमारा ये साइन अगर आया है तो ईएमएफ हमारा इसी तरह चल रहा है। और साइन की दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 +1 और मिनिमम वैल्यू -1, इससे ज्यादा साइन नहीं जा सकता। साइन की सीमा है ये, बात समझ रहे हैं। साइन की सीमा क्या है, -1 से +1, साइन इससे ज्यादा आगे जा ही नहीं सकता, ठीक है। इसका ग्राफ इतने में ही रोटेट करेगा। तो अच्छा बताइए, अगर हम ईएमएफ मैक्सिमम लेना चाहते हैं तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कर दें, समझ रहे हैं। और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1। तो यानी कि लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम ईएमएफ E = E0 कर देंगे। मैक्सिमम कुछ अलग मानेंगे हम लोग, E बराबर मैक्सिमम ईएमएफ को हम लोग E0 मान लेंगे, ठीक है। और साइन ओमेगा टी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 1। भाई साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, इसी को ले लेंगे तो मैक्सिमम हो गया। अब देखेंगे तो यानी कि E की जगह हम लोग क्या रख देंगे, E0 और BA लिखेंगे पूरा, ओमेगा भी लिखेंगे। साइन ओमेगा टी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 1। E0 बराबर BA ओमेगा आ गया, कितना आ गया, BA ओमेगा। इसको भी हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अब हम लोग क्या करें, ये जो E0 की वैल्यू निकली है, अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो बहुत अच्छा होगा। E = E0 साइन ओमेगा टी हो सकता है, यानी कि पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। बताइए ईएमएफ हमको कितना मिला, E = E0 साइन ओमेगा टी मिला। तो बात समझ में आई। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमको इस तरह प्राप्त होगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो यानी कि ईएमएफ का फॉर्मूला हमको मिला E = E0 साइन ओमेगा टी, मैक्स, बात समझ रहे हैं। और जहां पे E0 क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ, यानी कि पीक ईएमएफ, बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार अगर हमसे पूछे कोई अल्टरनेटिंग करंट क्या है, तो अल्टरनेटिंग करंट भी एकदम सेम इसी तरह आएगा, यानी कि I = I0 साइन ओमेगा टी, बात समझ रहे हैं। यानी कि इसमें भी क्या हो रहा, कॉइल रोटेट होने के कारण ही करंट आई है, यानी कि ईएमएफ में चेंज होने के कारण ही करंट आई है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इसकी डिफाइन हम आपको बताते हैं। तो इसकी डिफाइन होगी, द करंट हुज, तो ये रही हमारी अल्टरनेटिंग करंट की डिफाइन। तो क्या लिखा है इसमें, द करंट हुज, ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ चेंज होती रहे, एंड अटेन द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और अटेंड कर ले सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, मतलब जैसे चला था वैसे फिर अटेंड कर ले आफ्टर डेफिनिट टाइम, एक निश्चित समय के बाद। तो ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज हो और एक डेफिनिट टाइम के बाद वो अपना सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अटेन कर ले। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात को। देखिए मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं, हम आपको इस तरह समझा रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, ये हमने बनाया, ये देखिए हमारा यहां से यहां तक करंट चला, 90 पहुंचा, 80 पहुंचा, यहां पे गया। अब बताइए जैसे यहां से चल रहा है वैसे ही यहां से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और फिर ऐसे जा रहा है, समझ रहे हैं। तो यानी कि यहां से करंट ऐसे चला, देखिए हर समय चेंज हो रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात बता रहा हूं। अब देखिए जैसे y की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ऐसा कुछ है। बात समझिए, समझने के लिए बता रहा हूँ खाली, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए देखिए। तो जब करंट यहाँ पहुंची
बात समझ रहे हैं? तो मैग्नीट्यूड 1 था, जब यहाँ पहुंची 2 था, यहाँ पहुंची 3 था, यहाँ पहुंची 4 था, यहाँ पहुंची 5 था, यानी मैग्नीट्यूड लगातार चेंज हो रहा है। यहाँ पहुंचा मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम जो होता है वो पीक करंट कहलाएगा, आई नॉट। बात समझ रहे हैं? अब देखिए मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा होगा। उसी तरह देखिए लगातार डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। कैसे? देखिए जब यहाँ पहुंची तो डायरेक्शन ये थी, जब करंट यहाँ पहुंची तो डायरेक्शन ये थी, जब करंट यहाँ पहुंची डायरेक्शन ये थी, करंट यहाँ पहुंची डायरेक्शन ये थी, करंट यहाँ पहुंची तब डायरेक्शन ये थी, करंट जब यहाँ पहुंची डायरेक्शन ये थी, यहाँ पहुंची डायरेक्शन ये थी, यहाँ पहुंची डायरेक्शन ये है, यहाँ पहुंची डायरेक्शन ये है, यहाँ पहुंची डायरेक्शन ये है, यहाँ पहुंची डायरेक्शन। लगातार क्या हो रहा है? डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज विद टाइम, दोनों एक साथ में चेंज हो रहे हैं और एक डेफिनेट टाइम के बाद, यानी ये डेफिनेट टाइम हुआ इसका, यानी एक रोटेशन, एक पूरा चक्कर लगाया, यानी कि पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगा टाइम, ये है आपका। और इस टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। बात समझे? एक रोटेशन पूरा करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। बात समझ में आई? ये रही आपकी अल्टरनेटिंग करंट की डिफाइंड, एंड ये रहा आपका ग्राफ, और ये रही इसकी इक्वेशन I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t। अगर आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में आ जाए तो सिमिलरली आप कुछ मत करिएगा, केवल करंट को हटाइएगा यहाँ पे और वोल्टेज लिख दीजिएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसा वोल्टेज जिसका कंटिन्यूअसली मतलब कि लगातार और टाइम के साथ में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज हो आफ्टर सम टाइम, मतलब आफ्टर कुछ समय, मतलब एक डेफिनेट टाइम के बाद सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो अटेंड कर ले, तो ऐसा जो मामला होगा वो आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज का मामला होगा। तो यानी कि V इक्वल्स टू, इसके लिए इक्वेशन होगी V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो पहली बात तो आप कोशिश ये करिए कि इसके सारे वीडियो आगे के एक लाइन बाय लाइन देखिए। हम आपको वीडियो पूरे स्टेप बाय स्टेप देंगे, पर टॉपिक बाय पर टॉपिक देंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसा ही हमारा ये चैप्टर समाप्त होगा हम आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, जितना हो सकेगा उतना हम लोग कराएंगे।